तो किसान साथियों नमस्कार। और आज हम पहुंचे हैं नूर पोटैटो सीड फार्म हाउस लाडवा और मुलाकात कराऊंगा मैं आपको हरविंदर जी से। और ये जाने जाते हैं सीड पोटैटो के लिए, क्वालिटी के लिए। इनका नाम चाहे गुजरात है, चाहे बंगाल है, चाहे यूपी है, हर जगह इनको पहचाना जाता है नूर फार्म के नाम से। तो जैसा नाम प्रतीत होता है नूर, ऐसा ही इनका आलू है नूर। तो नूर की तरह सुंदर। तो आज मुलाकात करेंगे जो आज परिस्थितियां बनी, चाहे यूपी की बात करें, चाहे बंगाल की या पंजाब हरियाणा की, जहां भी पोटैटो सोइंग होता है। और जो अर्ली पोटैटो था उसमें क्या प्रॉब्लम आई, और जो पछेती पोटैटो उसके आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्योंकि इस साल जो वेदर भविष्यवाणी की जा रही है, कहा जा रहा है ठंड ज्यादा पड़ेगी, तो हमें क्या समझने की आवश्यकता है। तो जब ठंड ज्यादा पड़ रही है और गर्मी, अभी तक गर्मी ज्यादा पड़ी थी, टेम्परेचर हाई है, तो इस समय हम क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो जानेंगे। क्यों इसलिए जानेंगे, ये सीड उत्पादन का काम करते हैं और इनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता कि हम अपनी फसल को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं हरविंदर जी से और जानते हैं कि आपका पोटैटो का फ्यूचर कैसे होने वाला है। नमस्कार हरविंदर जी। नमस्कार। तो हरविंदर जी, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं और आपके जो प्रेमी हैं जो सीड आपसे लेते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं, जो जितनी हमारी यूपी की जो किसान हैं, जो बदलाव आया सीड में, कि आपने क्या क्या, जैसा अभी फील्ड हम देख रहे थे, आपका अच्छा जर्मिनेशन है। एक आलू ट्यूबर से कम 8 से 10, 5 से लेकर 10 तक बीच में तने हैं। उसका क्या राज है और फार्मर को क्या सावधानी बरतनी चाहिए नेक्स्ट के लिए। क्योंकि जैसा वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं मौसम विभाग कि आने वाले दिनों में ठंड ज़्यादा पड़ सकती है, तो उस पर आपका क्या विचार है, और अभी तक जो परिस्थितियों से फार्मर गुजरा उस पर आपका क्या विचार है। देखिए क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों से मौसम जो है शिफ्ट होता जा रहा है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, किसानों ने, हम सभी किसान हैं कि हमने डेटें तो वही रखी हैं अपनी, जो हम रूटीन में सोइंग करते आ रहे थे। पर वेदर के टेम्परेचर को फॉलो नहीं किया। हमने देखा कि लोग क्या करते हैं, अक्टूबर फर्स्ट वीक में सोइंग कर देते हैं कच्चे आलू की लगभग। तो उन्होंने क्या किया, वो टेम्परेचर तो देखा नहीं, टेम्परेचर से बहुत हाई था। तो क्या हुआ, वो कुछ लोगों का सीड गल गया, और फिर अगर कोई जर्मिनेशन ले गया तो उसमें नीचे उसके वो ट्यूबर नहीं आए उसके, या ट्यूबर बहुत कम आए। और अगर क्या हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट जो है उसने अपना स्टेम उसके ज़्यादा नहीं निकले, जो निकले हैं उनकी हाइट एकदम से बढ़ गई। तो उससे क्या हुआ, वो स्ट्रेस में चले गए। तो उससे क्या हुआ, उनका उत्पादन गिर गया, या बहुत से लोगों ने तो अपने खेत भी बाहे हैं, उन्होंने कल्टीवेट कर दिए हैं। हमें किसानों को मेन तो सबसे ये है कि हमें टेम्परेचर देखना है, हमें तारीखें नहीं देखनी है। हम तारीखें ध्यान रखते हैं कि इस तारीख को हम आलू लगा लेते थे, उस टाइम टेम्परेचर हमारे फेवरेबल होता था। अब टेम्परेचर शिफ्ट हो गया है, तो इस वजह से लोगों को, ये साल लोगों ने टेम्परेचर की तरफ ध्यान नहीं दिया और टेम्परेचर बड़ा बीच में बहुत हाई हो गया और लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और इसी वजह से लोगों का ये जो स्ट्रेस में है प्लांट, और ये दिक्कत आ रही है। जैसा अभी देखा गया, जिन्होंने अभी फसल तैयार कर लिया, 50 दिन किया, 40 दिन किया, लेकिन दाना बनाया तो 1-2 बनाए और बन भी गया, लेकिन साइज नहीं आ रहा। तो उसमें फार्मर को क्या डालना चाहिए, जैसा आप सीड उत्पादन कर रहे हैं, तो वो फ्लावर के लिए क्या कर सकता है, कौन सा न्यूट्रिशन है वो उसको दे सकता है बेहतर। देखिए कुछ स्ट्रेस के लिए आते हैं, कुछ आती हैं स्प्रे, स्ट्रेस को जो रिलीफ देती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मेनली तो आप सीधा सा एक्सपर्ट्स के सलाह लीजिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो किसी भी चीज़ के, जैसे आप लगा आलू में जितने भी एक्सपर्ट हैं, हर कंपनीज के अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे सलाह लीजिए कि हम इस कंडीशन में क्या डालें। अपने से कुछ ना कीजिए अपना कोई भी। मेरे हिसाब से इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन है, जो अभी हम पर्सनली जाते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने टेम्परेचर को वॉच किया। जब हमें लगा कि ये टेम्परेचर सही आया है, तब हमने अपनी सोइंग स्टार्ट की है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। आज से 3-4 दिन पहले तक हमारी सोइंग क्लोज हुई है। मैं अभी देख रहा था, जब हम फील्ड में थे, तो आपकी सोइंग लेट है इस साल। लास्ट ईयर देखते थे हम, जैसे लगातार मैं आपसे 5-6 साल से जुड़ा हूँ, और 6 साल से अब अक्टूबर हम सोइंग खत्म कर देते थे लास्ट माह के, और शायद अधिक 5 नवंबर तक। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज 25
26 नवंबर को बैठे हैं और आप जब कह रहे थे कि मैं 3 दिन तक भी स्विंग चली है, तो उसका क्या रीजन रहा कि इस साल आप लेट स्विंग क्यों किया आपने? देखिए मेन क्या था कि हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 15 तक भी बहुत तेज है, 20 तक भी तेज है, तो हमने फिर वो 25 से हमने स्टार्टिंग की अपनी। ओके। लगभग 20 के बाद हमारी स्टार्टिंग हुई है सीड की, 20 अक्टूबर के बाद। तो हम लोग पहले 10 अक्टूबर के आसपास लगाते थे, हमने 10 दिन लेट किया सोइंग इस बार। ओके। हमने क्या किया, हमने उसको निकाल पहले लिया, निकाल के उसको जो ट्रीट वगैरह करके उसको हमने रख लिया, सीड ट्रीटमेंट करके। एक तो स्प्राउटिंग होगी, उसकी स्प्राउटिंग फुल होगी, तो उससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ एक बेनिफिट हमें ये है, हमारी सॉइल है हार्ड, मतलब क्लेई भी नहीं है और सैंडी भी नहीं है, मिक्स है। तो उसकी वो क्या करती है, वो उसके अंदर हम राइस के जो मॉइस्चर होता है, इसको हम इसी मॉइस्चर में हम आलू को लगा देते हैं। तो वो क्या है, इसी मॉइस्चर में ही निकल आता है लगभग आलू, हमें पानी देना नहीं पड़ता। तो ये भी एक वजह रही है। और तो हमने 20 तारीख से हमने इसको लगाना शुरू किया और अभी हम लगभग 3 या 4 दिन पहले तक निपटे हैं आलू लगा के हम फाइनल। तो ये टेम्परेचर ही इसका एक कारण था कि जो टेम्परेचर हमारा हम 10 या 15, तो वो टेम्परेचर बहुत हाई था, तो हमने उस टेम्परेचर में सोइंग ही नहीं की, हमने इंतज़ार किया सही टेम्परेचर आने का। तो हमने आज सही टेम्परेचर जब आया तब हमने सोइंग स्टार्ट किया। जैसे अभी मैं जब बैठे थे हम चाय पर चर्चा कर रहे थे अभी, तो जब मैं एक पेपर की बात कर रहा था आपसे दिखा रहा था, पोटेशियम और आपका फास्फोरस जो क्वालिटी के लिए, स्किन क्वालिटी के लिए लास्ट में जब फार्मर यूज करता है, जो सॉइल सैंडी होती है, जैसा आपका अनुभव है, आपकी मिक्स खेती है और कुछ सॉइल ऐसी हैं जो सैंडी सॉइल है, कुछ जो आपकी क्ले सॉइल है, तो जो पोटास का लीचिंग लॉसेस है और न्यूट्रिशन का लीचिंग लॉसेस, नाइट्रोजन सल्फर पोटास का, उसका क्या इम्पैक्ट है सैंडी सॉइल में? सैंडी सॉइल में मैक्सिमम ज़्यादा रहता है लीचिंग लॉसेस। जो हमारी क्लेई सॉइल है, मतलब मिक्स है हमारी, इसमें कम रहता है, और इसी लॉसेस की वजह से वो कीपिंग क्वालिटी पुअर हो जाती है। जब ये लॉसेस हो जाते हैं, इसकी डेफिशिएंसी आती है, तो उसी की वजह से जो आपकी जो स्टोरेज कीपिंग क्वालिटी है वो कम होती है। और इसी की वजह से जब आप स्टोरेज से आलू निकालते हैं, अक्सर देखा है कि उन जो अपनी सैंडी सॉइल्स हैं उनके अंदर जो ये लीचिंग लॉसेज हो जाते हैं, इसके पोटास के हो जाते हैं, पोटाशियम के हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और वो ना रोटेज काफ़ी होता है उनका आलू स्टोरेज में। तो यहाँ पर जो हमारे फार्मर हैं, जैसे खासकर बात करें यूपी क्षेत्र की, वहाँ सैंडी सॉइल ज़्यादा है जहाँ आलू ग्रो होता है, तो उन फार्मर को ऐसे पोटास यूज करने चाहिए जो लंबे समय तक प्लांट को मिल सके, या बार बार उसको स्प्रे करते रहना चाहिए? जब वो लास्ट वाटर इरिगेशन कर रहा है, पानी लास्ट वाला पानी लगा रहा है, तो उस समय पोटास का क्या वो छिड़काव कर सकता है या यूरिया के मिला के वो ड्रॉप ड्रेसिंग कर सकता है? उसका कुछ बेनिफिट मिलता है फार्मर को? देखिए, अगर आप फोलियर स्प्रे करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, मतलब क्योंकि उस लास्ट स्टेज पे यूरिया का हम तो नहीं कहते कि कोई यूरिया उसको यूज नहीं, जो आप सीड का काम करते हैं, जो टेबल पोटैटो जो उगाते हैं, उनको केवल मार्केट में देना, वो सीड नहीं रखना, तो उनके लिए यदि अनुपात के अंदर, जैसा अनुपात कहते हैं 1 हिस्सा नाइट्रोजन और 6 हिस्से पोटास के, तो उस नाइट्रोजन का कोई वैल्यू नहीं है, केवल कैरियर का काम करती है वो, समझो एक किस्म से उसको प्रोवाइड करवाती है अपने थ्रू। देखा ये गया है, जब तक पोटास के साथ नाइट्रोजन नहीं होगा, दोनों की पार्टनरशिप होती है और दोनों का ये रिस्पॉन्स अच्छा लेना है, तो आपको पोटास के साथ थोड़ा सा नाइट्रोजन के साथ, यदि आपको बीमारी से बचना है तो आपको नाइट्रोजन से पोटास इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको उस समय बेहतर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि आप सीड का काम करते हैं, आपको आवश्यकता नहीं है हमें ज़्यादा, और हम सिर्फ पोटास उतनी मात्रा में यूज़ करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। हम क्योंकि अगर बेसल पोटास भी हम हिसाब से यूज़ करते हैं, वो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट देते हैं कि ये इस बार का ये रहेगा, तो हम उतना ही करते हैं। अगर इसमें मेनली तो यह है कि आप अगर राशन का काम कर रहे हैं, जो फूड का काम कर रहे हैं, उनको अगर इस तरह का कोई भी काम करना है तो वो एक्सपर्ट की राय जरूर लें इसमें। और मैं ये कहूँगा कि एक्सपर्ट की राय लें, क्योंकि ये इसकी केमिस्ट्री बड़ी टेढ़ी है आलू की, तो हर रोज कुछ कुछ ना कुछ नई केमिस्ट्री आ रही है, तो एक्सपर्ट की राय आप लेके फिर काम करें इसमें। किसान साथियों, यदि आज हम जिस टेम्परेचर बैठे हैं और आप पोटैटो की खेती कर रहे हैं, तो इस समय नई बीमारी का देखने को मिल रही है जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी। कुछ प्लांट स्ट्रेस में जा रहा है, लीफ छोटी हो रही है, पत्तों में स्पॉट आ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं,
तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना है। मौसम में बदलाव है, पिछेती जो झुलसा जिसे कहते हैं, लेट ब्लाइट, उसकी आने की संभावना है। तो आप उसको समय समय पर स्प्रे करते रहें, चाहे स्प्रे 1 करें चाहे 2 करें, अच्छी दवाई का करें जिससे आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिले। क्योंकि एक बार प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है तो क्या आपका पौधा भरपूर उत्पादन दे पाता है, ट्यूबर अच्छे बना पाता है, साइज ले पाता है? अगर स्ट्रेस में चला गया फिर संभव नहीं है, पर उसको स्ट्रेस से रिलीफ दिलाया जा सकता है। ओके। अब मार्केट में काफ़ी कुछ ऐसा आया हुआ है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमारे एक फार्मर थे जो आईसीएल का एक प्रोडक्ट ब्राजील से इंपोर्ट होता है, इक्वामेरिन के नाम से, वो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, लेकिन उसमें स्ट्रेस कुछ एक्स्ट्रा दे हुआ है। तो जहाँ लोगों ने इस्तेमाल किया, अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे एक वीडियो मैंने शैम्पू का डाला भी, फार्मर को बेहतर रिस्पॉन्स का। तो आप क्या कुछ स्ट्रेस प्रोडक्ट यूज करते हैं जिससे फार्मर हमारा, क्योंकि आप सीड प्रोड्यूसर, आपके सीड लेके जाने में बहुत है, तो उनको ऐसा शेड्यूल गाइड करते हैं कि मेरा ये सीड है, इसका इतना उत्पादन है, आप इसमें न्यूट्रिशन बैलेंस, एनपीके, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्या अनुपात से बताते हैं? देखिए, अनुपात तो हर जमीन का अलग अलग हिसाब है। कहीं पे किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कहीं पे किसी चीज़ सेकेंडरी न्यूट्रिशन की काफ़ी जगह पे अलग अलग है अनुपात। तो वो तो वहाँ के जो क्षेत्र है उसके हिसाब से ही रहेगा। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे एवरेज हम वही जो मतलब ये एनपीके तो है ही यूज़ हमारे होता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम है, आपका सल्फर है, वो हम सल्फर उसमें भी डालते हैं, जमीन में भी। वो इसलिए डालते हैं कि हमारा पीएच जो है वो एसिडिक रहे, वो अल्कलाइन ना हो। जैसे मैं अभी एक पेपर देख रहा था, डॉक्टर जीवन पलटा, बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैल्शियम पर बहुत बड़ा रिसर्च किया। वो ये कहते हैं जिससे जड़ से आपका ट्यूबर लगा हुआ है, केवल उसी से आपका कैल्शियम लेगा। यदि आपको घोल के कैल्शियम दे रहे हैं इरिगेशन से, तो वो प्लांट ज़्यादा कैल्शियम लेता है। बाद भाई आप कैल्शियम ऊपर से देते रहो, साइड से देते रहो, प्लांट को उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। ट्यूबर के अंदर कैल्शियम नहीं जाता। डॉक्टर साहब, ऐसा है, हम कैल्शियम जो है हम लगभग हम कोशिश करते हैं कि हमारे, वैसे तो हमारी ज़मीन में इस तरह की कोई डेफिशिएंसी पाई नहीं जाती हमारी खासकर हमारी बेल्ट के अंदर। जो हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, हमारे जो, जब हम समय समय पर अपनी ज़मीन की वो कराते हैं, टेस्टिंग कराते हैं, उसके हिसाब से जो हमें जिस अनुपात में वो रिकमेंड करते हैं, हम वही डोज ही यूज़ करते हैं। आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपको कोई भी खेती करनी है तो सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। यदि आपने सॉइल टेस्टिंग करा ली तो शायद आप बीमारियों से भी बच सकते हैं, एक्सेस जो आप खर्चा कर रहे हैं न्यूट्रिशन पर या किसी पेस्टिसाइड पर, उससे भी बच सकते हैं। तो सॉइल एनालिसिस बहुत जरूरी है आपके हिसाब से खेती करने से पहले। तो जो फ्यूचर के अंदर फार्मर, अभी जैसे भविष्यवाणी की जा रही है, तो क्लाइमेट बचने के लिए आप क्या सुझाव देंगे फार्मर? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे मेन बात तो ये है किसान साथियों कि जो अभी तक एक तो बारिश भी नहीं हुई, पूरा सीजन बारिश का निकल गया, पाला पड़ने की संभावना, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर सुबह का काफ़ी डाउन था, अब धूप निकली है आज भी काफ़ी। तो ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है तो ये भी डेंजर है। तो पाला भी पड़ सकता है इस साल, चांसेस है कि पाला पड़ेगा इस साल। और अभी तक कोई बारिश ना खुश्की है, नमी मतलब ज़मीन जो है ना वो बारिश की ना होने की वजह से खुश्क है काफ़ी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ठंड से बचाव के लिए पहले ही ध्यान रखना, इंतजाम करना है आपने। जैसे पोटास और फास्फोरस का जो 2 ग्रेड आते हैं मार्केट के अंदर में, जैसे 52-34 आपका सभी कंपनियां देती हैं, एक आईसीएल का 49-32 है। तो हमेशा पोटास एक स्ट्रेस से बचाता है पौधे को। आप समय समय पर उनका स्प्रे करते रहते हैं, तो उसका आपने रिस्पॉन्स देखा, आप बहुत यूज करते हैं। हम सर एक्चुअल में क्या है, देखिए सर, हम हैं सीड ग्रोवर, कुछ आए या ना आए हमें स्प्रे करना है, शेड्यूल है आपका, हमारा शेड्यूल है। तो आप कितने दिन पे स्प्रे करते हैं? शेड्यूल 7 दिन पे, 10 दिन? डिपेंड करता है कि जैसे अब नवंबर जैसे ठंड बढ़ गई है तो उसके बाद तो जैसे हम लोग M45 का जो स्प्रे, हम M45 मैक्सिमम करते हैं, तो M45 के जो स्प्रे है सर वो 8 दिन का रखते हैं, लेकिन साथियों M45 एक बड़ा महत्वपूर्ण फंगीसाइड है आपके लिए, लेकिन आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स बढ़ाना है। उसकी जो हाफ लाइफ है, यदि आपको 20 दिन की करनी है, कि आपको लगता है मुझे स्प्रे 20-15 दिन बाद करनी पड़े, तो आप जो स्प्रे कर रहे हैं उस वाटर का पीएच आप 5 कर देते हैं, तो शायद आपके उस M45 का रिजल्ट लगभग 20 दिन का हो जाएगा। तो आपका स्प्रे कम से कम 10 दिन या 15 दिन बाद करना पड़ेगा आपको। और उसके लिए आप जो आईसीएल इजरायली टेक्नोलॉजी है उसको अपना सकते हैं, पिक पॉइंट को, और बेहतर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। नूर
फार्म को इनका जो पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नूर फार्म जो उनका पेज है उस पर इनका मोबाइल नंबर है, और मैं स्क्रीन पर भी दूंगा। यदि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिटी का सीड लेना है कि मेरी फसल के अंदर बीमारी कम आए, प्रोडक्शन अच्छा रहे, बेहतर रिस्पॉन्स लेना है, तो नूर फार्म पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और मैं हरविंदर जी का स्क्रीन पर मोबाइल जरूर डालूंगा, जिससे सीट बुकिंग करने के लिए, क्वालिटी का सीट बुकिंग करने के लिए आप इनको फोन कर लें। क्योंकि यदि आपके पास सीड अच्छी क्वालिटी का है तो बीमारी कम आएंगी, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, क्रॉप हेल्थी रहेगी। या सीड अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी यूज करें तो कोई काम का नहीं है। तो पहले फर्स्ट सीड, उसके बाद फर्टिलाइजर, उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद आता है। तो एक कड़ी होती है, उस कड़ी से जुड़ते जुड़ते हम खेती करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। नई प्रैक्टिस आपको इनकी जो क्या क्या बदलाव करेंगे अपनी खेती के अंदर, क्या क्या स्प्रे करेंगे, वो भी हम आपको जरूर शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब नेक्स्ट दिसंबर में मिलेंगे। क्योंकि समय समय पर को अपडेट करना आपको बहुत जरूरी है। यदि आपसे इनसे सीड लेना है, अभी जो सीड तैयार कर रहे हैं, आपको दिसंबर में एक बार इनके यहाँ विजिट करें, दिसंबर में, जनवरी में, जिससे आप देख सकें कि लाइव क्रॉप कैसी है, क्वालिटी क्रॉप कैसी है, कोई फंगस नहीं है लीफों पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक भरोसा रहता है कि मुझे अच्छी क्वालिटी का सीड मिला है। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो शेयर करते रहें, नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।